हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल TSB क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में आप लोगों को जो है यूपी गेलेट थर्ड सेमेस्टर का सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है। आप लोग बार बार सभी बच्चों का डिमांड है कि सीरीज स्टार्ट कर दिया जाए। तो ठीक है, अब आज से आपकी सीरीज स्टार्ट कर दी जा रही है। तो आप मन लगा के पढ़िए। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो सीरीज से ही पढ़ना शुरू कर देंगे, तो 1 महीने बाद जो एग्जाम है उसमें वो बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। ठीक है, करना क्या है, आपको अपनी सीरीज लेके बैठना है, क्योंकि सीरीज में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, उसको आपको सही करते चलना है साथ में। और एक बार यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, फिर आपको सिर्फ सीरीज ही रिवाइज करते रहना है। ठीक है, जब तक एग्जाम आपका नहीं हो जाता। गारंटी के साथ कहा जा रहा है, आप सीरीज को भी अगर आप एक अच्छे तरीके से रणनीति के साथ पढ़ेंगे तो भी आप पास भी हो सकते हैं, प्लस आपको नॉलेज भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए जो है चीजें जो आपको बताई जा रही है उसको फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? सीरीज को लेके बैठिए। ठीक है, जो आपको वहां पे दिखाया जा रहा है, यानी जो भी कोशिश कराया जा रहा है, उसका जो भी ऑप्शन है उसको देखिए सही है कि नहीं सही है। क्योंकि आपके सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हैं, तो बच्चे वही पढ़ के जाते हैं तो वो गलत टिक करके भी आते हैं। तो वही चीजें आपको बतानी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे आपकी समावेशी शिक्षा। तो देखिए, आपका जो समावेशी शिक्षा है वो है आपका पेपर जो है सेकेंड है। ठीक है, आपका ये पेपर 2 है। ठीक, पेपर 2 है, यानी पेपर 2 है। पेपर 1 आपका क्या है? शैक्षिक मूल्यांकन है। और आपका जो समावेशी शिक्षा होता है वो टोटल 50 नंबर का होता है। अब तक तो आप सभी को पता चल गया होगा, जो 50 नंबर का होता है उसमें 15 नंबर का बहुविकल्पीय क्वेश्चन आता है। तो कम से कम बहुविकल्पी इतने अच्छे से पढ़िए कि आपका यहाँ से एक भी नंबर न हटे या न कटे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछ रहा है, ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी है? तो जो आपका ब्लैक बोर्ड है वो किस उपकरण की श्रेणी है? तो कठोर, मृदु, क्या दोनों होगा? बिल्कुल भी नहीं। मृदु यानी मुलायम तो हो नहीं सकता है, क्योंकि आप लोगों ने ब्लैक बोर्ड देखा है, वो ठोस होता है, कठोर होता है ना। तो इसलिए आपका यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? कठोर। यानी ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी है? तो आपकी कठोर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां कैसी होती हैं? तो आपके जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, ये क्या होते हैं? बहुत अच्छे होते हैं, पढ़ने में बहुत एक्टिव होते हैं, है ना। तो इनकी इंद्रियां जो होगी वो क्या अविकसित होगी, यानी डेवलप नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। विकास होगा होगा सामान्य होगा? जी नहीं, सामान्य बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? तीव्र होगा, यानी बहुत तेज होगा। प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां कैसी होती है? तीव्र होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, परामर्श के प्रमुख उद्देश्य हैं। ठीक, तो आपका जो परामर्श का प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? आपका आत्मज्ञान भी है, ठीक है, सामाजिक सामंजस्य भी है, और आपका आत्म स्वीकृति भी है। यानी अपने अंदर जो ज्ञान है वो भी, आपके अंदर जो भी चीजें हैं उसको भी आपको स्वीकार भी करना है, और आपको समाज से सामंजस्य भी बनाए रखना है। यही आपके परामर्श का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा उपर्युक्त सभी। ठीक, चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर होगा आपका उपयुक्त सर्व। बिना टाइम वेस्ट किए, यानी पढ़ना है तो इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करेंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो हम या तो लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, या तो फिर हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए टाइम बहुत कीमती है, तो उसे बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दृष्टि बाधितों की शिक्षा का प्रावधान है। तो आपके जो दृष्टि बाधित बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा का जो प्रावधान है वो कैसी शिक्षा है? आपकी समन्वित शिक्षा में है। यानी जो आपके दृष्टि बाधित बच्चे हैं उनकी शिक्षा का प्रावधान जो है आपके समन्वित शिक्षा में है। अब समझिएगा समन्वित शिक्षा क्या होता है। तो जो आपका समन्वित शिक्षा होता है, इसमें क्या होता है कि जो आपके शारीरिक रूप से, है ना, आपके जो है शारीरिक रूप से, ठीक, मानसिक रूप से, आपके जो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से बाधित बच्चे होते हैं ना, उन्हीं को जो है समान कक्षा में शिक्षा प्राप्त करने को ही क्या कहा जाता है? समन्वित शिक्षा कहा जाता है। यानी आपके जो दृष्टि बाधित बच्चे हैं, या फिर आपके हो सकता है श्रवण बाधित बच्चे हों,
ठीक है, यानी शारीरिक रूप से जो विकलांग है, मानसिक रूप से जो भी विकलांग है, उन सब की शिक्षा का प्रावधान आपके समन्वित शिक्षा में, यहाँ पे समावेशी शिक्षा हुआ होता, तो वहां पे समावेशी शिक्षा करेक्ट होता। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि के आयताकार सेल में कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं? आप सभी को ये सारे क्वेश्चन कराया गया है। जब आपको समावेशी शिक्षा की क्लास कराई जा रही थी तो आपको लास्ट में नोट पॉइंट जो कराया जा रहा था वो सभी यही सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको पता है कि समावेशी शैक्षिक मूल्यांकन सब आपका सिलेबस फिनिश हो गया है, तो अब आपको तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। तो आपका जो ब्रेल लिपि का आयताकार सेल होता है ना, उसमें टोटल आपके 6 बिंदु होते हैं जो उभरे हुए होते हैं। ठीक, 6 बिंदु होते हैं जो उभरे हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है। श्रवण बाधित यानी जो सुन नहीं सकते हैं, तो या तो जो कम सुनते हैं, यानी जो बिल्कुल नहीं सुन सकते। श्रवण बाधित में कैसे बच्चे आते हैं, जो थोड़ा सुनते हैं या जो बिल्कुल नहीं सुनते हैं, है ना। तो इनका जो वर्गीकरण होता है, इनका जो यानी क्लासिफिकेशन होता है, तो इनको जो बांटा जाता है वो डेसिबल डेसिबल अंक के आधार पे जो है वर्गीकरण किया जाता है। श्रवण बाधित में आप लोगों ने देखा होगा या आपने पढ़ा होगा कि कम है, फिर उससे ज्यादा है, फिर उससे ज्यादा, तो वहां पे डेसिबल के अकॉर्डिंग जो है आपके बच्चों को वर्गीकृत किया जाता है। ठीक, अगर आपके श्रवण बाधित बच्चे हैं तो उनका वर्गीकरण जो किया जाता है वो डेसिबल अंक के आधार पे किया जाता है। जो आपका श्रवण की जो मात्रक होता है, तो ये कह सकते हैं कि श्रवण का जो मापन हम करते हैं वो डेसिबल में करते हैं ना, तो इसलिए आपके श्रवण बाधित का जो वर्गीकरण होता है वो डेसिबल में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1905 में किया था। बहुत बार आपको क्लास में पढ़ाया जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न निम्न में से कौन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के नहीं है? तो आपका जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन है जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड का नहीं है। तो आपकी जो कहानी है ना, वो रिकॉर्ड या प्रैक्टिकल रिकॉर्ड से इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। ठीक, आप निष्कर्ष निकालते हैं तब उसका रिकॉर्ड रखते हैं ना, गणना करते हैं तो उसका रिकॉर्ड रखते हैं। किसी चीज का उद्देश्य है या कोई चीज है तो आप उसको उद्देश्य क्या है, कैसे, उसका रिकॉर्ड रखते हैं। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में क्या नहीं है वो पूछ रहा है, तो आपका जो कहानी है वो आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, तो आपका इसमें सही आंसर होगा कहानी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हुए चलेंगे, देखिएगा। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी, तो जो आपका प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है उसकी स्थापना वुंट महोदय जी ने की थी। किसने किया था? वुंट जी ने किया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है? तो आपका जो एक मनोविज्ञान केंद्र होता है ना, उसका प्रमुख कार्य क्या है? निर्देशन देना, यानी निर्देश देना, डायरेक्ट मतलब कि आपको क्या कहते हैं, गाइडेंस देना, है ना। निर्देशन यानी गाइडेंस देना, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देना, ठीक, शोध कार्य कराना, यही आपका जो है मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य होता है। क्या कार्य होता है मनोविज्ञान केंद्र का? निर्देशन देना, प्रशिक्षण कराना और शोध कार्य करना। तो यहाँ पे आंसर आपका उपयुक्त सभी होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो हकलाना होता है उसका कारण क्या है? देख रहे हैं आपका एग्जाम में जो पूछा हुआ सारा क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन है ना। बस आप अच्छे से, आपको गारंटी दिया जाता है अगर आप 3 बार सीरीज को मन लगा के रिवाइज कर लेते हैं ना, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सभी सब्जेक्ट में जब अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो अच्छे परसेंट तो बनेंगे ही बनेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हकलाने के कारण है। तो हकलाने का जो कारण होता है वो आपका वंशानुक्रम भी होता है और आपका वातावरण भी होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी आपकी जो शिक्षा की प्रक्रिया है उसमें अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। यानी आपके जो श्रवण बाधित बच्चे हैं, अस्थि बाधित बच्चे हैं या जो दृष्टि बाधित बच्चे हैं, इनके लिए अनुकूलन की आवश्यकता होती है, लेकिन आपके जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं इनके लिए क्या होता है? अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं पूछा है तो आपका सही आंसर क्या होगा? प्रतिभाशाली बालकों के लिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं। तो आपके जो विशिष्ट बालक हैं उनकी शिक्षा के लिए पूछ रहा है कि कौन से कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो आपके जो विशिष्ट बालक हैं उनकी शिक्षा के लिए आपके संवर्धन कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ठीक,
देखिएगा, समझिएगा, संवर्धन कार्यक्रम क्या होता है। तो ये एक ऐसा कार्यक्रम होता है या तो फिर ये एक जो है प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी होती है। इसमें क्या किया जाता है कि बच्चों को असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, बच्चों की रुचि के अकॉर्डिंग उनको जो है HW यानी होमवर्क वगैरह कराए जाते हैं, ठीक। उनकी क्या रुचि है, उनकी क्या शौक है, इन सब को नजर मतलब कि इन सब को ध्यान में रख के फिर क्लासेस में क्या कराई जाती है, एक्टिविटीज कराई जाती हैं। तो आपके जो विशिष्ट बालक होते हैं, उनकी जो शिक्षा के लिए जो आपके कार्यक्रम चलाए जाते हैं, वो आपके संवर्धन कार्यक्रम होते हैं, चलाए जाते हैं, ठीक। संवर्धन समझ में आया कि नहीं आया? यानी ये आपके बच्चों की रुचि किसमें है, बच्चे का शौक क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। उनको सबको देखते हुए फिर जो एक्टिविटीज या प्रोजेक्ट वगैरह कराए जाते हैं, वही आपका संवर्धन कार्यक्रम होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि बाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है। तो आपके जो दृष्टि बाधित बच्चे हैं, उनके लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है, वो आपके देहरादून में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? देहरादून में स्थित है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रेल लिपि का विकास किया। तो जो ब्रेल लिपि है, उसका विकास लुइस ब्रेल ने किया था, ठीक। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। यानी पूछ रहा है कि यह कथन किसका है, यानी ये कौन है जो मतलब कि समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय और समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। यह किसने कहा है, यह कथन किसका है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ये कथन है आपके वैलेंटाइन महोदय जी का, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, समन्वित शिक्षा आरंभ हुई थी। तो देखिएगा, आपका जो समन्वित शिक्षा आरंभ हुई थी, वैसे तो आपका 1987 में स्टार्ट हुआ था, ठीक। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इसको टिक कर सकते हैं। और आपकी जो 1986 का जो शिक्षा नीति आई थी, उसी के जो है, यानी आप कह सकते हैं कि जो समन्वित शिक्षा है, वो आपकी 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, उसी टाइम से ये शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निःशक्त जन अधिनियम बना। तो आपका जो निःशक्त जन अधिनियम 1995 में बना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है। तो आपका जो जिला चिकित्सालय का जो है विशेषज्ञ है, जिला चिकित्सालय की जो विशेषज्ञ समिति है, उसका जो नेतृत्व करता है, वो आपके मुख्य मुख्य चिकित्साधिकारी जो है करते हैं इसका नेतृत्व, ठीक। कभी कभी क्या होता है, सभी के साथ टंग ऑफ स्लिप हो जाता है कि कभी कभी जबान लड़खड़ा जाती है, तो बोलना कुछ चाहते हैं और निकल कुछ जाता है। तो इस चीज को थोड़ा नजरअंदाज करिएगा, ये तो ह्यूमन एरर है, सबके साथ हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परामर्श का तात्पर्य है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। यह कथन किसका है? यानी परामर्श क्या होता है कि आपके दो व्यक्ति हैं जिसमें एक व्यक्ति क्या करता है कि अपनी समस्या को दूसरे व्यक्ति को बताता है, तो वो दूसरा व्यक्ति उस समस्या का जो है या उस कठिनाइयों का उसको सुझाव या सहायता करता है, ठीक है। तो ये कथन आपका मायर्स जी का है। इन्होंने कहा है कि इनके अनुसार परामर्श क्या होता है कि जो दो व्यक्ति होते हैं, उनके संपर्क में, दो व्यक्तियों के संपर्क में एक व्यक्ति को जो कठिनाई है, जो समस्या है, वो दूसरे व्यक्तियों से कह के उसका समस्याओं का सहायता वो लेते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, विशिष्ट बालक नहीं है। एग्जाम में पूछा हुआ है 2019 में, पूछ रहा है कि कौन विशिष्ट बालक नहीं है, पूछ रहा है, ठीक। तो प्रतिभाशाली बालक है, मंदबुद्धि बालक है, दृष्टि दोष युक्त बालक है, लेकिन आपका अल्पसंख्यक बालक नहीं है। विशिष्ट बालक जब आपको पढ़ाया गया है, तो वहां पे आप सभी को समझाया गया कि जो आपके विशिष्ट बालक में आपके प्रतिभाशाली, मंद बुद्धि, दृष्टि दोष, ठीक, अल्प अल्प जो विकसित बच्चे हैं या फिर समस्यात्मक बच्चे हो गए, ठीक है, या तो फिर आपके दृष्टि बाधित हैं, ये सभी आते हैं। लेकिन
विशिष्ट बालक के अंतर्गत आपकी जाति से संबंधित, ठीक, अल्पसंख्यक से संबंधित बच्चे का इसमें कोई जिक्र ही नहीं है, ठीक। तो अगर आप में कहीं ऐसे क्वेश्चन आते हैं अल्पसंख्यक या जाति के आधार पे, तो वो पहले ही वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे नहीं पूछा है इसलिए ये सही है, ठीक है, इसलिए ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? यानी पूछ रहा है कि आपके जो प्रतिभाशाली बालक हैं, उनकी शिक्षा में क्या आवश्यक है? तो आपके जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ना, उनकी जो शिक्षा में व्यक्तिगत ध्यान देना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इनका दिमाग इतना तीव्र चलता है, इतना तेज चलता है कि क्या कभी कभी क्या होता है कि आपके जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, आप अपने घर में ही देखे होंगे कि उनके अंदर इतना ज्यादा मतलब कि जिज्ञासा भरी होती है कि उनको अगर आप कोई खिलौना दे देंगे तो उनको लगेगा कि ये खिलौना कैसे बना है, किस तरीके से बना है, ठीक है। तो उसका पुर्जा पुर्जा निकाल के वो देखते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो क्या होता है कि प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, जो बालक होते हैं, इसलिए उनकी शिक्षा में क्या होता है कि व्यक्तिगत ध्यान देना आवश्यक होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्रारंभिक अवस्था में आपके जो मंद बुद्धि बालक है उनकी पहचान हो सकती है, यानी आपके जो प्रारंभिक अवस्था यानी प्राइमरी स्टेज में पूछ रहा है, जो आपके मंद बुद्धि बालक है उनकी पहचान कैसे हो सकती है? अवलोकन से, साक्षात्कार, परीक्षण। तो आपका पहली बात तो देख लीजिए किस में पूछ रहा है, ये आपका प्रारंभिक अवस्था यानी प्राइमरी स्टेज में पूछ रहा है, यानी बच्चे छोटे हैं, तो वहां पे क्या आपका साक्षात्कार चलेगा? बिल्कुल नहीं। क्या आप बच्चों जो आपके प्राइमरी स्टेज में बच्चे हैं, क्या आप उनका वहां पे परीक्षण करेंगे? जी नहीं। अवलोकन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अवलोकन इतना हद तक नहीं सही होगा, है ना। इसका एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर होगा आपका प्रक्षेपी प्रविधि, ठीक। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा तब आंसर देंगे। यहाँ पे आपका प्रारंभिक अवस्था में मंद बुद्धि बालकों की पहचान किससे हो सकती है ये पूछ रहा है। अगर यही आपके हायर क्लास के लिए बोला होता तो यहाँ पे आपका ये सही हो सकता था, अवलोकन, साक्षात्कार, परीक्षण, ये सही हो सकता था। बट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रारंभिक अवस्था में मंद बुद्धि बालकों की पहचान कैसे कर सकते हैं? तो आपकी प्रक्षेपी प्रविधि से। अब देखिएगा जो आपका प्रक्षेपी प्रविधि है वो होता क्या है उसको एक बार समझ लेते हैं। ये क्या होता है, ये एक मूल्यांकन की पद्धति है, ठीक। इसमें क्या होता है कि बच्चे का क्या विचार है, बच्चे की क्या भावना है, ठीक है, बच्चे का क्या व्यवहार है, इन सब चीजों को देखा जाता है। फिर उसके अकॉर्डिंग से फिर क्या उसके अनुसार क्या किया जाता है कि बालकों का पहचान किया जाता है कि बालक किस मतलब की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निर्देशन की आवश्यकता होती है, तो आपका जो निर्देशन यानी जो गाइडेंस की आवश्यकता होती है वो किस किस लोगों को होती है? तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, चाहे वो आपका अपंग व्यक्ति हो, चाहे वो विशेष व्यक्ति हो, चाहे वो समान व्यक्ति हो, सभी व्यक्तियों को निर्देशन की आवश्यकता होती है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, दृष्टि दोष का पहचान है, तो आपके जो दृष्टि दोष यानी कि अगर उनकी आंख में कोई प्रॉब्लम है तो उनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? तो आप जो बच्चे आंखों को बार बार झपकाते हैं, या जिन बच्चों में पढ़ते समय उनकी आंखों में दर्द होता है, या वो बच्चे पुस्तक जो होता है वो आंख के बिल्कुल पास में रख के पढ़ते हैं, तो उनको जो है क्या होता है, दृष्टि दोष समस्याएं होती हैं। तो हम जो है दृष्टि दोष बच्चों की पहचान कैसे करेंगे कि वो आंखों को बार बार झपकाते हैं, पढ़ते समय उनकी आंखों में दर्द होता है और पुस्तक को आंखों के पास में रखते हैं, ठीक। तो आपका ऑप्शन ये सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विशिष्टता का संप्रत्यय होता है, यानी आपका विशिष्टता का संप्रत्यय क्या होता है वो पूछ रहा है। तो आपका जो विशिष्टता होता है ना, वो आपका गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। क्या होता है? गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है? यानी पूछ रहा है आपके शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है। तो देखते हैं, बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक बिल्कुल नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा। शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक बिल्कुल, जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक,
अगला है आपका शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है कि विशिष्ट बालक के अंतर्गत वही बच्चे आएंगे जो बौद्धिक दृष्टि से कमजोर होंगे, शारीरिक दृष्टि से कमजोर होंगे, शिक्षा की दृष्टि से कमजोर होंगे, ना कि जातिगत दृष्टि से कमजोर होंगे। ठीक है, तो आपकी जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक आपके जो है आते ही नहीं है विशिष्ट बालक के वर्ग में, तो इसका ऑप्शन स सही हो जाएगा। चलिए, अगला है आपका ब्रेल विधि संबंधित है। तो आपका जो ब्रेल विधि है, ये आपके जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, यानी जिनके अंदर दृष्टि दोष है, वो जो है उनके लिए आपकी ब्रेल विधि बनाई गई। ठीक, चलिए अगला है आपका, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? तो आपका जो भारतीय पुनर्वास अधिनियम है या भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम है, वो आपका 1992 में जो है पारित हुआ था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ है, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा कि विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए आपके संवर्धन कार्यक्रम चलाए गए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। श्रवण बाधित बालकों में प्रायः सुनने की क्षमता होती है, यानी जो आपके श्रवण बाधित बच्चे होते हैं उनमें जो सुनने की क्षमता होती है वो 30 से 50 डेसिबल तक होती है। अभी हम लोगों ने ऊपर एक क्वेश्चन किया था कि जो श्रवण बाधित बच्चे हैं उनका वर्गीकरण किस आधार पे किया जाता है, तो वही सेम है आपके डेसिबल के आधार पे, यही आपका पूछा जा रहा है, सॉरी वही वो क्वेश्चन है पूछा गया था। ठीक ठीक, डेसिबल के आधार पे। तो फिर से देख लेते हैं एक बार एक क्वेश्चन। श्रवण बाधित बालकों में प्रायः सुनने की क्षमता होती है, तो 30 से 50 डेसिबल तक जो बच्चे आपके सुन सकते हैं वो आपके श्रवण बाधित बच्चे होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? ठीक है, तो देखते हैं आपकी जो विशिष्ट शिक्षा है उसके अंतर्गत कौन आता है। आपकी विकलांगता तो आती ही है क्योंकि ये शारीरिक दोष है, रोगग्रस्तता ये भी आपका शारीरिक है, अक्षमता ये भी आपका शारीरिक है, तो आपका उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। यानी पूछ रहा था कि विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है, तो आपका विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत आपकी विकलांगता भी आते हैं, रोगग्रस्तता भी आता है और आपका अक्षमता भी आता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, सही दृष्टि कहलाती है। तो सही दृष्टि क्या कहलाती है? 6/6। ठीक, क्या कहलाती है? 6/6। अब ये समझ लीजिए कि आपका 6/6 होता क्या है। तो देखिएगा, कहने का मतलब ये है 6/6 की 6 मीटर की दूरी से वही देख सकते हैं जो एक औसत व्यक्ति भी उसी दूरी से देखता है। यानी आपका 6/6 का मतलब है कि 6 मीटर की दूरी। ठीक, यानी वो व्यक्ति 6 मीटर की दूरी पे खड़ा हुआ है और वह देख रहा है। यानी सही दृष्टि क्या है कि एक सामान्य व्यक्ति जिसकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ है, वो जो है अगर देख पा रहा है चीजों को बिल्कुल सही से, तो वही यानी 6 मीटर की, ये कह सकते हैं कि 6 मीटर की दूरी से जो चीजें बिल्कुल क्लियर दिखाई देती हैं वही सही दृष्टि है। जो देख लेता है वो बिल्कुल उसकी आंखें स्वस्थ है, और जो नहीं देख पाता है उसको कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, फिर उसको लेंस वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक, आप लोगों को अगर कभी आंखों की समस्या हुई होंगी तो आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे, तो उनके पास एक ऐसे बोर्ड होता है, उस पे अल्फाबेट्स लिखे हुए होते हैं, है ना। तो वहां पे क्या होता है, यही जांच किया जाता है कि आपको थोड़ी डिस्टेंस पे बैठा दिया जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा। तो जिनकी आंखों जो 6/6 होता है, तो वो सही दृष्टि कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक समावेशन से तात्पर्य है। तो आपके शैक्षिक समावेशन से तात्पर्य क्या है? पिछड़े बच्चों की शिक्षा प्रदान करना, विकलांग बच्चों की शिक्षा से जोड़ना, या फिर सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना, या फिर बच्चों में शैक्षिक समझ बढ़ाना। तो यहाँ पे आपका ये आंसर सही होगा, यानी आपको सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना है। ठीक, आपके ये शैक्षिक समावेशन से तात्पर्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण है? तो आपके भाटिया बैटरी में कुल आपके 5 उप परीक्षण हैं, आपको पढ़ाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो क्रमिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो कौन है? किंग एवं थॉर्नडाइक। आपको याद होगा फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा है।
अधिक तनाव का काल है, तो सभी को पता है कि जो आपका किशोरावस्था होता है वो सबसे ज्यादा तनाव वाला काल होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, स्कूल बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती है? तो स्कूल बच्चों में जो है आपके व्यक्तिगत भिन्नताएं यानी उनके जो पर्सनल भिन्न, यानी हर एक बच्चा होगा, स्कूल में बहुत सारे बच्चे होंगे, तो क्या होगा वहां पे सभी बच्चों के बीच में क्या होगा, कुछ ना कुछ आपके डिफरेंसेस होंगे। यानी एक बच्चे थोड़ा मोटा होगा, एक पतला होगा, ठीक, एक पढ़ने में बहुत तेज होगा, एक पढ़ने में थोड़ा कमजोर होगा, एक का ड्राइंग में इंटरेस्ट होगा, तो एक का क्रिकेट में इंटरेस्ट होगा, है ना। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं वो किस रूप में होती हैं? तो वो आपके शारीरिक रूप में होती है, मानसिक और रुचि, इन तीनों रूप में होती है। हालांकि ये सारे क्वेश्चन तो आप लोग को समझ ही आ रहे होंगे क्योंकि ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रखा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, तो आपके जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ना, वो अपसारी चिंतक होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, पूछ रहा है कि आपका सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। जो बच्चा पढ़ा होगा वो आंसर दे देगा, जो क्लासेस किया है ना उसको जो है सारे आंसर्स आ जाएंगे। तो आपका जो मौलिकता है, प्रवाह है और उपयोगिता है वो सृजनात्मकता से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है, तो आपका मित व्ययिता जो है वो आपकी सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा। ठीक, तो समावेशी शिक्षा क्या होता है, समझते हैं। यहाँ पे क्या है, हाशिए पर यानी महत्वपूर्ण स्थिति में स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, बिल्कुल नहीं। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, देखते हैं आगे। दाखिले संबंधित कठोर प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देती है, देखते हैं आगे। और क्या है, तथ्यों पर आधारित शिक्षा से संबंधित है, बिल्कुल नहीं। समावेशी शिक्षा में क्या है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यानी आपका कोई कोई भी बच्चा है, चाहे वो शारीरिक रूप से विकलांग हो, मानसिक रूप से हो, ठीक है, या वो पढ़ने में कमजोर हो, चाहे जिस तरह का बच्चा हो, हम जो है उनको कक्षा में एक तरह से आपको वहां पे शिक्षा दी जाती है। तो वही कहा जा रहा है कि कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है समावेशी शिक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धि लब्धि मान के जन्मदाता हैं, तो आपका बुद्धि लब्धि जो है वो टर्मन जो है वो आपके इनके जन्मदाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो आपकी जड़ बुद्धि बालक की जो बुद्धि लब्धि है वो आपकी 71 से कम होती है, कितनी, 71 से कम। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष हो, तो उस बच्चे की आयु होती है, यानी आपका कह रहा है कि मानसिक आयु दिया है, वास्तविक आयु दिया है, आपको फार्मूला याद होगा, मानसिक आयु बटे आपका वास्तविक आयु गुणे 100, है ना। तो मानसिक आयु की वैल्यू कितनी दी है, 5 दी है, और वास्तविक की 4 दी है, इंटू 100। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 पंजे 125। ठीक, तो आपका सही आंसर क्या होगा, 125। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी कक्षा में छात्र मेधावी हैं, आप इन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? तो वही चीजें हैं जो हमने पढ़ा था, संवर्धन, सेम सम। तो अगर आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, तो आप उसको किस तरीके से पढ़ाएंगे? तो कैसे पढ़ाएंगे, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा आप पढ़ाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी आपकी, 1947 में हुई थी। आंसर को काट के सही कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको 1954 दिया हुआ है, और आई थिंक यही ऑप्शन आपको सही भी कर दिया गया है। ठीक, तो ये वैसे हालांकि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर पूछेगा भी तो आप अगर 1954 पढ़ के जाएंगे तो आप तो वही टिक करके आएंगे ना, तो इस वजह से आप यहाँ पे सही कर लीजिए और सही सही पढ़ाई करिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? तो देखते हैं, कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, न कि सुनना चाहिए। अच्छा, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक, मारना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बच्चों को मारने का तो सवाल ही नहीं उठता है नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग। ठीक, जब से हमारा शिक्षा बाल केंद्रित हुआ है ना।
अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। तो आपका ये वाला आंसर सही है। जो बच्चे सीटेट का एग्जाम दिए होंगे ना, उनको पता होगा कि सीटेट में इसी तरीके के एग्जाम बनते हैं। आपको ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे कि आपको पढ़ेंगे आपके समझ के अकॉर्डिंग है ना। रट्टू, उसमें रट्टा तो होता है, जो सॉरी, जो रट के गया है वो उस चीज को क्लियर नहीं कर पाएगा, क्वेश्चन को पढ़ेगा समझेगा तब जाके वो सही आंसर दे पाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकते हैं। ये आपके मैथ गूगल जी ने बताया है। सारे क्वेश्चन आपके फर्स्ट सेमेस्टर के हैं। अगला है आपका, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है जन्मजात प्रेरक नहीं है। देखिएगा, जन्मजात प्रेरक का मतलब ये है कि जो चीजें जन्म से मिलती हैं। आपका जब जन्म होता है तो आपको भूख लगती है तो आप रोते हैं, आपको प्यास लगती है तो आप रोते हैं, आपको सोना है उठना है, ये सब क्या है, जन्मजात प्रेरक है। लेकिन आपकी जो आदत है ना, ये जन्मजात प्रेरक नहीं है। आदत को बदला जा सकता है, आदत को सुधारा जा सकता है। क्या भूख को सुधारा जा सकता है, भूख को बदला जा सकता है? बिल्कुल नहीं। ठीक, तो आपका जो आदत है वो जन्मजात प्रेरक नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर बच्चे का भावना है, बच्चे का इंटरेस्ट है तो वो कक्षा में इंटरेस्ट लेगा। ठीक, बालक का दृष्टिकोण अच्छा है तो वो कक्षा में रुचि लेगा। अगर बालक का लक्ष्य बहुत अच्छा है तो भी वो बच्चा जो है रुचि लेगा। लेकिन संस्कृति और प्रशिक्षण, ये आपका ये बाह्य कारक है जो बच्चा को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। ठीक, चलिए अगला ये है और लास्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता क्या कहलाती है। तो देखिएगा, जन्म के समय यानी जो है आपके जब जन्म होता है या जन्म के टाइम पे जो आपका भ्रूण क्षति होता है, तो वहां पे अगर कोई चोट लग जाती है तो वो जो मानसिक मंदता होता है वो क्या कहलाता है, तो वो जैविक मंदता कहलाती है। ठीक, कौन सी मंदता, जैविक मंदता। आई बात समझ में। तो आज हम लोगों ने टोटल 51 क्वेश्चन किया। देखिए लगभग आई थिंक आपका 200 समथिंग कितना क्वेश्चन है अभी मुझे याद नहीं है। तो इतने सारे क्वेश्चन हैं आपके। तो क्या करना है कि हम 50-50 क्वेश्चन लेके चलेंगे ताकि आपका सारा सिलेबस कवर भी हो जाए, प्लस आपको समझाते हुए चलेंगे। अब ये नहीं कि एक ही क्लास में 200 सारे क्वेश्चन करा दिए जाए तो आप लोगों को भी कम समझ में आएगा और मुझे भी टाइम ज्यादा लगेगा, मैं भी अच्छे से समझा नहीं पाऊंगी। इसलिए 50-50 क्वेश्चन लेके करेंगे। 4 दिन में आपका बहुविकल्पी खत्म हो जाएगा, फिर हम अति लघु स्टार्ट करेंगे। आई बात समझ में। तो चलिए क्लास को अब यही एंड करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि बच्चे एक अच्छे मार्गदर्शक लोगों से पढ़ सकें, अच्छे से समझ सकें। यहाँ पे आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं किया जाएगा, यहाँ पे आपको गलत न्यूज या अफवाहें नहीं देना है। बस हमारा टारगेट ये है कि आप सभी को अच्छे से अच्छे शिक्षा दी जाए। जो हम लोगों ने चीजें फेस की है, हमारे टाइम पे क्या था कि यूट्यूब पे इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, क्लासेस अच्छे से नहीं चलते थे, हम लोगों के लिए गाइड करने के लिए कोई नहीं था, हम लोगों ने सेल्फ जो किया खुद पढ़ा है। ठीक, तो जो हमने अपने पढ़ाई के टाइम पे जो चीजें फेस किया है, जो हम लोगों को मुश्किलें आई हैं, जो दिक्कतें आई हैं, वो आप सभी को ना आए, यही हमारा जो है क्या है कि सिद्धांत है कि आप सभी को सारी प्रॉब्लम से दूर रख के सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। तो चलिए क्लास को यही एंड करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। मन लगा के पढ़ाई करते रहिएगा।